बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं जी हमारा वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था। आज उसके अंदर हमारे दो टॉपिक्स हैं, एट्रीब्यूट इन्फिनिटी और अफिनिटी, और उसके बाद इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। इसके बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर्स देखे जो इससे रेलिवेंट टॉपिक्स थे, वो हमारे पास एक हम लोगों ने हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन सीखा, जिसमें हम लोगों ने ये देखा किसी भी टेबल के अंदर हम लोग उसके फ्रेगमेंट्स जो हैं बेस्ड ऑन सम मिन टर्म प्रेडिकेट्स हम लोग बना लेते हैं। प्राइमरी हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन के अंदर हम लोग यही करते थे कि मिन टर्म प्रेडिकेट बनाते वक्त हम लोग उसको सबसे पहले सिंपल प्रेडिकेट बनाते थे, देन हम लोग मिन टर्म प्रेडिकेट बनाते। बेस्ड ऑन दैट हम लोग एक टेबल सिंगल टेबल के साथ हमारा वास्ता होता था और हम लोग उसकी फ्रेगमेंटेशन कर देते थे। हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो उसकी दूसरी टाइप है वो है ड्राइव्ड हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें हम लोगों ने ये देखा कि जब एक टेबल दूसरे टेबल से ड्राइव हुआ होता है और उसकी फ्रेगमेंटेशन करनी होती है तो वो किस तरीके से की जाती है, वो हम लोगों ने सेमी जॉइन का तरीकाकार सीखा था। तो ये दोनों बेसिकली आती हैं हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन के अंदर। अब हमारे पास जो लास्ट टॉपिक जो हम लोग इसका जो कर रहे थे जो लास्ट टाइम पे, वो था वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन, जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि हम लोग किसी भी टेबल को किस तरीके से वर्टिकली उसकी फ्रेगमेंटेशन बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट्स, बेसिकली प्रोजेक्शन, हम लोग किस तरीके से उसकी फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के अंदर, और इसमें हमारे पास ये दो चीज़ें हैं जो आज हम लोगों ने करनी है इंशाल्लाह। तो सबसे पहले जो की पॉइंट है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन के अंदर, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था, कि जो रेप्लिकेशन ऑफ की एट्रीब्यूट्स डज नॉट वायलेट द डिसजॉइंटेंस कंडीशन। इससे मुराद ये है कि जब भी वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन आप लोगों ने करनी है, तो जो आपके पास की एट्रीब्यूट है, जो कि जिसकी बेस के ऊपर आप लोग किसी भी रिकॉर्ड को उसको जो है वो आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो की जो है जितने भी फ्रेगमेंट्स आप लोगों ने बनाने हैं वहां पे मौजूद होनी चाहिए, ताकि लूजलेस ज्वाइन कंडीशन हमारे पास वहां पे जो है उसको कंडीशन वायलेट ना हो। हम लोग उसको जब भी उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहें तो आसानी से कर सकें। हम लोगों ने लास्ट टाइम एग्जांपल 20 पे देखी थी कि जब भी हम लोग कोई भी फ्रेगमेंट्स बनाते हैं वर्टिकल, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने की जो की एट्रीब्यूट है, जो प्राइमरी की है, उसको तमाम के तमाम फ्रेगमेंट्स के अंदर रख देते हैं। फिर हम लोग जैसे ही उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहें तो हमारे लिए बहुत आसान होगा और हम कोई डाटा भी गुम नहीं होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन थी। अब हम आते हैं अपनी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट की तरफ। तो बेसिक आइडिया ये है वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन का कि हम लोग उसको एफिशिएंसी बेसिकली अपनी बढ़ाना चाहते हैं डेटा को एक्सेस करने की। अब यहाँ पे एफिशिएंसी से मुराद क्या है? एफिशिएंसी से मुराद ये है कि आप लोग, मिसाल के तौर पे आप लोगों को ज़रूरत है सम सॉर्ट ऑफ डाटा लाइक 10 आप लोगों को जो है एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड हैं एक साइट के ऊपर, लेकिन वहाँ पे आप लोगों ने तकरीबन 30 या 35 आप लोगों के पास वहाँ पे जो है एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, और उनमें से सिर्फ हमें चंद की ज़रूरत है। तो बजाय अपनी प्रोसेसिंग और अपनी एक्सेस को जो है वो कम्प्लेक्स करने के, हम क्या करते हैं, उसके वर्टिकल फ्रेगमेंट्स बना लेते हैं। एक तो ये तरीका होता है कि एफिशिएंसी बढ़ाने का, दूसरा वैसे सिक्योरिटी भी रीज़न होते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि हर साइट के ऊपर तमाम का तमाम डाटा मौजूद ना हो, बल्कि उसको कोई एक ऑथेंटिक चैनल के ज़रिए आना चाहिए और उसके ज़रिए आके दूसरे जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं उसको एक्सेस करना चाहिए। तो ये भी इसकी जो है एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट इज़ एप्लीकेशन बेस्ड, बेसिकली ये एप्लीकेशन की बेस पे है कि आप लोगों ने इसको किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन के ऊपर आप लोग आके कंफ्यूज होते होंगे कि एप्लीकेशन क्या है। बेसिकली डेटा का यूजेज जो है किस अंदाज में हो रहा है, यही तो एप्लीकेशन है। ठीक है, मसलन आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोगों की एक ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसके मुताबिक आप ये चाहते हैं कि एक जगह पे जो आपकी लेट सपोज जो डस्का ब्रांच है वहाँ पे आपको सिर्फ ये आपको डेटा जो है इस तरीके से सेल्समैन एक्सेस कर सके। तो उस एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए
आप जो तरीकाकार जो स्टेप्स लेते हैं वो बेसिकली उस एप्लीकेशन को अचीव करने के लिए होते हैं, उस रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए होते हैं। तो ऐसे ही आपके पास जितने भी इवन आप लोग जो फ्रैगमेंट्स बनाते हैं वो बेस कर रहे होते हैं आपके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन मीन्स के यानी कि रिक्वायरमेंट्स आप लोगों की क्या है, आप लोग अचीव क्या करना चाहते हैं। एट्रीब्यूट एफिनिटी क्या है हमारे पास, ये बेसिकली हम लोग अचीव इसको करते हैं प्रिमिटिव डाटा यूजेज डाटा की बेस के ऊपर। लेकिन इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि कैसे कोई एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट्स के साथ एसोसिएटेड है, लिंक्ड है या रिलेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि एक ही टेबल के अंदर आपको पता है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एट्रीब्यूट 1 2 3। तो कैसे वो एक दूसरे के साथ जो है वो लिंक्ड है, किस तरीके से लिंक्ड है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट एफिनिटीज। इसको कैलकुलेट किया जाता है, जो क्या हम लोग आगे आगे इसको कैलकुलेट करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, आज ही इंशाल्लाह इसको हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो उसको कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए है प्रिमिटिव डाटा, जो कि एट्रीब्यूट यूजेज डाटा होता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये भी अभी हम लोग निकालेंगे। जब भी आप लोगों ने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है एट्रीब्यूट एफिनिटी की, आप लोगों ने वो फाइंड करनी है, तो आप लोगों को क्या चाहिए, प्रिमिटिव डाटा चाहिए है, जो यानी कि आपको एट्रीब्यूट यूजेज डाटा रिक्वायर्ड है कि कितना, कौन सा एट्रीब्यूट कितना फ्रीक्वेंट यूज हो रहा है या किस तरीके से वो यूज हो रहा है। 80-20 रूल है एक जी। इसको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि 20% ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेड क्वेरीज मेक्स द 80% एक्सेस ऑफ डेटाबेस। मसलन कहने से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे देर आर 5 क्वेरीज, 1 2 3 4 5। ये 5 क्वेरीज हैं जो किसी एक पर्टिकुलर डेटाबेस के ऊपर परफॉर्म हो रही हैं। ये एक डेटाबेस है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो 20% मतलब कोई एक क्वेरी, ठीक है जी। 20% ऑफ क्वेरीज यानी कि ये सारी की सारी 80% हो गई क्वेरीज, और ये अकेली जो है वो कितनी है, 20%। तो 20% क्वेरीज जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट, अगर 10 क्वेरीज होती तो 2 क्वेरीज हमारी 20% होती। तो कुछ क्वेरीज ऐसी होती हैं, वो फ्यू होती हैं जो कि 80% डेटाबेस को एक्सेस कर रही होती हैं। मसलन मिसाल के तौर पे क्वेरी 1 जो है वो आपके पास कह लें उसको कि हमारे पास 800 टाइम्स जो है डेटाबेस को एक्सेस कर रही है, जबकि बाकी तमाम की तमाम क्वेरीज जो हैं वो लाइक वो कोई जो है वो 50 टाइम्स कर रही है। क्वेरी नंबर 2, क्वेरी नंबर 3 भी 50 टाइम कर रही है, क्वेरी नंबर 4 25 टाइम्स कर रही है, क्वेरी नंबर 5 75 टाइम्स कर रही है। लेकिन जो क्वेरी 1 है ना, वो 800 टाइम्स एक्सेस कर रही है इन यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम के अंदर। इट मीन्स दैट कि जो वन क्वेरी नंबर 1 है ना, ये 80% ऑफ डेटाबेस को एक्सेस कर रही है, 80% डेटा को, यानी कि इसकी वजह से जो है वो डेटा क्रिएट हो रहा है। इसलिए हमें जो 20% वो क्वेरीज जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट होती हैं ना डेटाबेस के अंदर, उसको हमें पकड़ना चाहिए, और उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको ऊपर फोकस करके उसको ऑप्टिमाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि हम लोग 80% क्वेरीज के ऊपर काम करें। तो रेस्ट 80% क्वेरीज जो है वो सिर्फ 20% डाटा बना रही है, क्योंकि 20% हम लोगों ने बात की है कि 20% क्वेरीज ऐसी हैं जो कि 80% डाटा बना रही हैं। तो ये एक 80-20 रूल है। तो इसलिए हमें जो फोकस होना चाहिए, हमारा प्राइमरी फोकस जो होना चाहिए वो स्टूडेंट्स होना चाहिए, वो 20% क्वेरीज के ऊपर जो कि सबसे ज्यादा दफा एग्जीक्यूट हो रही हैं। एट्रीब्यूट यूजेज डाटा वैल्यू हम लोग किस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखें, हमारे पास एक सेट होता है क्वेरीज का, ठीक है, जिसको हम लोग Q1 Q2 यानी फॉर ए गिवन डाटाबेस, मिसाल के तौर पे देर आर 10 क्वेरीज, 10 क्वेरीज हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 अप टू Q10, दैट विल रन ऑन द रिलेशन, जो कि किसी भी रिलेशन के ऊपर रन होंगी, जो कि आर रिलेशन है, और उसके अंदर एट्रीब्यूट A1 से लेके अप टू AN तक मुमकिन है, 10 हो, 20 हो, 30 एट्रीब्यूट्स। ए स्टैंड फॉर एट्रीब्यूट्स, Q स्टैंड फॉर क्वेरी। तो एट्रीब्यूट यूजर डाटा वैल्यू आप लोग किस तरीके से निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका ये है, ये तो आपको सिर्फ सिंपल बताया गया कि इसके अंदर नोटेशंस कैसे आप लोगों ने जाहिर करनी है। अभी एट्रीब्यूट यूजर डाटा वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि अगर
कोई क्वेरी आई किसी एट्रीब्यूट को जो है वो एक्सेस कर रही है, किसी एट्रीब्यूट को यूज कर रही है, तो हम उसको 1 कंसीडर करेंगे। अगर कोई क्वेरी उसको एक्सेस नहीं कर रही किसी एट्रीब्यूट को, तो उसको हम लोग 0 कहेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो इसको हम लोग 0 कंसीडर करेंगे। अब इसका ज़रा मैं आपको बताता चलता हूँ, ये मज़ीद जो है इसके अंदर इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये देखें, ये एग्ज़ाम्पल है। अच्छा एग्ज़ाम्पल देखें तो एक टेबल है, ये एक टेबल है PROJ यानी कि प्रोजेक्ट, जिसके अंदर जे नंबर, जे नेम, उसके बाद बजट, LOC लोकेशन। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसको समझना है, बेसिकली मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, ये देखें कि किस तरीके से कोई क्वेरी जो है वो किसी एट्रीब्यूट को यूज़ कर रही है। ये आपने देखना है यूजेज वैल्यू, एट्रीब्यूट यूजेज वैल्यू कैसे निकालनी है, ये हम लोग फाइंड करने लगे हैं। ये बात को आपने समझना है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है जी, जे नंबर, जे नेम, जे बजट, सॉरी बजट और LOC। अब यहाँ पे देखें क्वेरी 1 है सिलेक्ट बजट, ठीक है जी, सिलेक्ट बजट यानी बजट को हम लोग यूज कर रहे हैं फ्रॉम प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट टेबल का नाम है, वेयर जे नंबर, ये देखें जे नंबर की भी हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं, जो कि एक बजट है और दूसरा हमारे पास जे नंबर है। अब बजट और जे नंबर को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजेज हो रहा है उसका, ठीक है जी। और क्योंकि क्वेरी 1 में जो है मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको देखूं, अगर इसका नाम मैं 1 रख लूं, जे नंबर को उसका नाम 2 रख लूं, एट्रीब्यूट 2 यानी A1, A2, A3, ठीक है जी, और A4, तो मैं ये कह सकता हूं फॉर क्वेरी 1, ठीक है जी, क्वेरी 1 के लिए जो A1 है यानी कि जे नंबर, उसकी वैल्यू भी 1 होगी, और उसके बाद बजट A3, इसकी वैल्यू भी 1 होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही हमारे पास तीसरी एक क्वेरी है सिलेक्ट जे नेम बजट फ्रॉम प्रोजेक्ट। ऐसे ही हमारे पास जो तीसरी क्वेरी है सिलेक्ट जे नेम फ्रॉम प्रोजेक्ट वेयर लोकेशन इज इक्वल टू वैल्यू। अगेन हमारे पास एक और है जो कि हमारे पास ग्रुप फंक्शन लगा हुआ है, हमारे पास सम है, सम के अंदर हम लोग बजट को कर रहे हैं सम, और प्रोजेक्ट के अंदर से हम लोग इसको इसकी वैल्यू को देख रहे हैं। और यहाँ पे वही बात कि हम लोगों ने क्या कर लिया, अपने एट्रीब्यूट्स को नाम दे लिया। लेट्स सपोज A1 इज इक्वल टू जे नंबर, A2 इज इक्वल टू जे नेम, A3 इज इक्वल टू बजट, एंड देन हमारे पास A4 इज इक्वल टू LOC। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जरा इसको देखिएगा, एक मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे इसकी मदद से, ये वाला, इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स, AUM। ये बनाना असल में आप लोगों ने सीखना है। अब वो कैसे बनेगा, देखें हम लोगों ने कितनी क्वेरीज बनाई हैं, 4, ठीक है जी, 4 क्वेरीज थी जो कि हम लोगों ने सैंपल क्वेरीज रखी, वो ये थी Q1, Q2, Q3 और Q4, ठीक है। और एट्रीब्यूट भी हमारे पास 4 थे, A1, A2, A3 एंड A4। अब सबसे पहले देखें यही बात, यहाँ पे आप लोगों ने ये मैट्रिक्स इनिशियली बना लेना है। अभी ये वैल्यूज इसमें कैसे रखनी है ये मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले देखिए Q1, क्वेरी 1 के अंदर एट्रीब्यूट 1 यूज हुआ है कि नहीं हुआ, देखते हैं जी। क्वेरी 1 के अंदर, सॉरी, क्वेरी 1 के अंदर, ये क्वेरी 1 है, इसके अंदर एट्रीब्यूट 1 यानी कि जे नंबर यूज हुआ है कि नहीं, ये देखें जी, यहाँ पे जे नंबर यूज हुआ है। इसका मतलब है इस जगह पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। फिर हमने देखा क्वेरी 1 के लिए एट्रीब्यूट 2 हम लोगों ने यूज किया है क्वेरी 1 के अंदर, तो वो नहीं यूज हुआ। हाँ, A3 यूज हुआ है। A3 एट्रीब्यूट कौन सा है, बजट, ये देखें बजट यहाँ पे हम लोगों ने यूज किया हुआ है A3, ठीक है जी। चलें इधर मैं लिख भी देता हूँ A3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ A1 यूज हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जे नेम है ना, तो इसको मैं A2 लिख देता हूँ, और बजट भी यूज हुआ है, A3 भी लिख देता हूँ, ठीक है जी। बाकी ये टेबल है। अच्छा, अब सब के ऊपर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे मैं A2 लिख देता हूँ क्योंकि ये A2 है, और उसके बाद LOC आपको पता है A4 है, इसको मैंने A4 कह दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया जी, यहाँ पे बजट आ गया, बजट में A3 आ गया जी। अच्छा, इसके बाद LOC के ऊपर क्या आ जाएगा, LOC के ऊपर A4 आ जाएगा। अच्छा, अब हम देखते हैं अपना मैट्रिक्स कंप्लीट करते हैं। अब A3 यूज हुआ है क्वेरी 1 के अंदर, बिल्कुल जी हुआ है। ये देखें A2 और A3, A2 सॉरी A1 और A3 ही यूज हुआ था, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने उधर 1 1 कर दिया, A1 की जगह पे और A3 की जगह पे। उसके बाद क्वेरी 2 के लिए A2 और A3 यूज हुआ है, ठीक है जी। क्वेरी 2 के लिए A2
और A3 यूज़ हुआ है, बाकी सारे देखें एट्रीब्यूट 0 हैं, क्योंकि यूज़ ही नहीं हुआ है क्वेरी 2 के अंदर। ऐसे क्वेरी 3 के अंदर A2 यूज़ हुआ है और A4 यूज़ हुआ है। ऐसे क्वेरी 4 के अंदर आपके पास A3 और A4 हमारे पास जो है वो यूज़ हो गया है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप लोगों ने एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स अपना कंप्लीट करना है। अगेन मैं आपको बताता चलूं कि ये देखें, जब भी आपने एट्रीब्यूट यूजेज वैल्यू जो है वो लगानी है, उसके लिए आप एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स बनाते हैं, जिसमें आप लोग सबसे पहले देखते हैं आपके पास टेबल कौन सा है, उसके एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। ये आप लोग एग्जांपल इसकी लाजमी करिएगा। आप लोग टेबल का नाम और देन आप लोग उसके अंदर जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको कोई ना कोई इनिशियलाइज कर दें, उसको किसी ना किसी नाम से, जो कि आपको मैट्रिक्स बनाने में आसानी पैदा हो। और क्वेरीज को भी आप Q1 Q2 Q3, आप अब यहाँ पे हम लोग 4 क्वेरीज के बेस के ऊपर हम लोग देखना चाह रहे हैं एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखें कि तो उसको नाम रख दिए और फिर देखा हम लोगों ने कौन कौन सा किस क्वेरी में कौन कौन सा एट्रीब्यूट यूज हो रहा है, उसकी बेस के ऊपर हम लोगों ने ये मैट्रिक्स जो है वो बना लिया। आगे चलते हैं। अभी हम लोगों ने एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स बनाया है। अभी ये नहीं देखा हम लोगों ने कि एट्रीब्यूट एफिनिटी क्या है। अब एट्रीब्यूट एफिनिटी इज बेसिकली द एसोसिएशन ऑफ वन एट्रीब्यूट टू अनदर, यानी कि किस तरीके से वो लिंक्ड है। अभी वो तो फाइंड करना है, और वो कैसे फाइंड होगी? वो फाइंड होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज से, कि एट्रीब्यूट कितनी दफा यूज हुआ है। अभी तो हम देखें, सिर्फ हम ये देखा है यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं, आइदर इट कैन बी 0 और 1। यूज हो रहा है तो ठीक है 1, अब वो कितनी दफा यूज हो रहा है ये नहीं यहाँ से पता चल रहा, ठीक है? ये जो 1 है यहाँ पे एट्रीब्यूट 1 कितनी दफा यूज हो रहा है हमें तो नहीं पता, ठीक है? ऐसे ही A3 है, कितनी दफा यूज हो रहा है हमें नहीं पता, हमें यहाँ पे सिर्फ ये पता है कि ये यूज हुआ है, ठीक है जी? अब वो बात जो हम लोगों ने फाइंड करनी है, जो कि एट्रीब्यूट एफिनिटी है, वो तो हमें फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। इसका मतलब ये है कि हमें अभी फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है, किसकी? किसी भी एट्रीब्यूट के यूजेज की। तो AUM यानी कि एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स डज नॉट रिप्रेजेंट द क्वेरी फ्रीक्वेंसी, ये तो हमने बात ऑलरेडी डिस्कस कर ली, ये तो नहीं करता जी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एट्रीब्यूट एफिनिटी बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स AI एंड AJ, एफिनिटी AI AJ से जाहिर की जाती है किसी भी रिलेशन आर्स की, जिसके अंदर एट्रीब्यूट A से लेके N तक हो सकते हैं, जबकि उसकी एप्लीकेशन सेट जो है वो क्वेरीज Q1 अप टू QN तक हमारे पास हो सकती हैं। उसको फाइंड कैसे किया जाता है, उसका फार्मूला ये है, ठीक है जी? अब इस ये फार्मूला आपको बड़ा कम्प्लेक्स लग रहा होगा, ठीक है जी? बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स लग रहा होगा। मैं सिर्फ आपको इसका जो है बेसिक मैं बताऊंगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको अपने जहन में रखें कि आप लोगों ने इसको करना किस तरीके से है। स्टूडेंट्स, हमारे पास रेफरेंस क्यू के और एक्सेस क्यू के, इसको ज़रा समझिएगा, बाकी मैं आपको आगे बता देता हूँ कि ये देखें, अगर रेफरेंस क्यू के से क्या मुराद है कि नंबर ऑफ एक्सेसेस टू एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट को कितनी दफा एक्सेस किया जा रहा है, यानी कि AI और AJ को इकट्ठा कितनी दफा एक्सेस किया जा रहा है फॉर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी, हर क्वेरी की एग्जीक्यूशन के किसी भी साइट पर, किसी भी साइट पर किसी एक क्वेरी में एक एट्रीब्यूट, दो एट्रीब्यूट्स को यानी कि AI और AJ को कितनी दफा एक्सेस किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस, ठीक है जी स्टूडेंट्स? फॉर एनी क्वेरी, किसी भी क्वेरी के लिए जो एक्सेस है यानी कि ACC इज एप्लीकेशन एक्सेस फ्रीक्वेंसी मेजर फ्रॉम साइट 1, कितनी दफा उसको एक्सेस किया जा रहा है ये हमारे पास उस क्वेरी को। तो ये हमारे पास जो है, देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे है क्वेरी की एक्सेस, ठीक है? एक क्वेरी को कितनी दफा एक्सेस किया जा रहा है, ये बात को समझिएगा। और यहाँ पे है एक एट्रीब्यूट को कितनी दफा एक्सेस किया जा रहा है हर एक एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि जब भी एक दफा एग्जीक्यूट की जाती है क्वेरी, तो एट्रीब्यूट्स को कितनी दफा एक्सेस किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है। मिसाल के तौर पे हम लोगों ने पीछे क्वेरीज बनाई हैं, जो कि अभी अभी हम लोग क्वेरीज पीछे बना के आए हैं, इसमें तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स एक एक दफा एक्सेस हो रहे हैं। देखें, बजट एक दफा एक्सेस हुआ है, LOC एक एक ही दफा एक्सेस हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे JNAME एक ही दफा एक्सेस हुआ है, यहाँ पे LOC एक दफा एक्सेस हुआ है। कब दो दफा एक्सेस हो सकते हैं? मसलन आप कह लेते हैं सिलेक्ट, मैं कह लेता हूँ कि हमारे पास JNAME, ठीक है? या J नंबर कह लें या बजट कह लें, सेलेक्ट बजट, ठीक है जी? बजट सेलेक्ट करो, बजट, ठीक है जी? फ्रॉम प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट के अंदर से इसको एक्सेस किया। अब मैं कहता हूं कि वेयर
वेयर प्रोजेक्ट यानी कि जो सॉरी बजट जो है, वेयर बजट इज ग्रेटर देन कोई गिवन वैल्यू। अब ये देखें जरा बात को समझें। अब ये देखें एक क्वेरी के अंदर ये बजट एक दफा और ये दो दफा देखें एक्सेस हो रहा है। तो यहाँ पे ये एट्रीब्यूट दो दफा एक्सेस हो रहा है फॉर वन टाइम एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी। यानी जैसे ही मिसाल के तौर पे अगर ये क्वेरी 3 है, जब क्वेरी 3 एग्जीक्यूट हो रही है तो एट्रीब्यूट दो दफा एक्सेस हो रहा है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यही तो चीज आपको मैं बता रहा था यहाँ पे कि कितनी दफा कोई एट्रीब्यूट एक्सेस होता है ईच क्वेरी की एग्जीक्यूशन पे, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस। एंड जब हम लोग बात करते हैं क्वेरी के फ्रीक्वेंसी की उसकी, तो कितनी दफा वो उसको क्वेरी को एक्सेस किया जाता है, मसलन Q3 क्वेरी है, इसको कितनी दफा एक्सेस किया जाता है, तो ये हमारे पास आ जाती है, हमारे पास एक्सेस आ जाती है। यानी एक्सेस इज इक्वल टू एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी 3, यानी इसको कितनी दफा, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन, कितनी दफा इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जबकि स्टूडेंट्स REF ये है कि फॉर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ क्वेरी हाउ मेनी टाइम्स यू आर एक्सेसिंग attribute A1 and A2 or A3 or A4 or up to AI and AJ for same time। ठीक है जी, एक ही वक्त के अंदर आप लोग उन दोनों को इकट्ठा कितनी दफा जो है वो एक्सेस कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड रेफरेंस एंड एक्सेस इज नंबर ऑफ टाइम्स यू एग्जीक्यूट यू आर एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी। तो ये तो बात आपको तय हो गई। अब इसको करना क्या है, आप लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और देन आप समेशन है उसको फिर अगली वैल्यू को प्लस करना होता है। ये आगे मैं आपको एग्जांपल में बताता हूँ कि किस तरीके से। और ये एक बात आपने याद रखनी है, हमेशा आप तब एट्रीब्यूट की एफिनिटी फाइंड कर सकते हैं जब वो दोनों, यानी उन दोनों की आप फाइंड कर सकते हैं वो जब वो दोनों किसी एक क्वेरी में इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हों। मसलन मैं आपको एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो ये देखें एट्रीब्यूट A2 और A3 की आप एफिनिटी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप एट्रीब्यूट A1 और A2 की क्वेरी 2 के लिए अफिनिटी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखें ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल नहीं हुए, सिर्फ एक ही जगह पे इस्तेमाल हुए हैं Q2 में। ठीक है, अगर यहाँ पे देखा जाए क्वेरी 3 के लिए देखा जाए तो ये नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे तो A1 और A2 जो है वो इकट्ठे इस्तेमाल ही नहीं हुए। ठीक है, और A1 और A2 की तो अफिनिटी यहाँ पे देखें तो फाइंड की ही नहीं जा सकती कहीं पे भी, क्योंकि कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं है जहां पे A1 और A2 इकट्ठे इस्तेमाल हुए हों। देखें कोई भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ दो दो की हम फाइंड कर सकते हैं एट्रीब्यूट एफिनिटी, वो है A2 और A3, A2 और A3, क्योंकि कोई एक क्वेरी है एक ऐसी जहां पे दोनों इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं। Q2 क्वेरी के अंदर ये A2 और A3 इकट्ठे इस्तेमाल हुए हैं, और ऐसे ही A3 और A4 की भी फाइंड की जा सकती है, क्योंकि ये यहाँ पे देखें तो दोनों की हमारे पास एफिनिटी जो है फाइंड की जा सकती है, क्योंकि दोनों एक क्वेरी के अंदर इस्तेमाल हुए हैं, और क्वेरी कौन सी है, Q4। ऐसे ही A1 और A2 की भी A3 की भी फाइंड की जा सकती है, क्योंकि A1 और A3 एक क्वेरी के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। ये देखिए Q1 के अंदर इस्तेमाल हुए हैं A1 और A3। ऐसे ही आप लोग देखा जाए तो A2 और A4 की फाइंड कर सकते हैं क्वेरी 3 के लिए। ठीक है जी, वहां पे ये इस्तेमाल हुए हैं इकट्ठे एक ही उसके अंदर क्वेरी के अंदर। तो स्टूडेंट्स ये बात का ख्याल रखना है आप लोग ने, जब भी एफिनिटी आपने फाइंड करनी है तो आपने देखना है कि उन दोनों एट्रीब्यूट्स का किसी क्वेरी के अंदर जब इस्तेमाल इकट्ठा हुआ होगा तब आप उसकी एफिनिटी फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 कंसिडर होती है एफिनिटी की। अब एफिनिटी निकालनी कैसे है वो देखते हैं। मैं आपको ऑलरेडी इसका फार्मूला थोड़ा सा समझा चुका हूँ। इन दोनों को, एक्सेस को और रेफरेंस को मल्टीप्लाई किया जाता है, जो जवाब आता है उसको फिर अगली के अंदर प्लस किया जाता है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। मिसाल के तौर पे ये देखिए आपके पास एक जो है वो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये वही वाला जो हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, एट्रीब्यूट यूजेज मैट्रिक्स है ये वाला। और ये हमारे पास साइट्स का जो है वो किस तरीके से एक्सेस कर रहा है, यानी कि एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स है। यानी कहने से मुराद ये है, एक्सेस फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स क्या है कि कितनी कौन सी क्वेरी कितनी दफा किस साइट के ऊपर एक्सेस हो रही है। मसलन क्वेरी 1 जो है साइट 1 के ऊपर, साइट 1 मिसाल के तौर पर डस्का वाली है, वहां पे 15 दफा क्वेरी 1 को एग्जीक्यूट किया जाता है। जबकि साइट 2 मिसाल के तौर पे दुबुर्जी है, तो 20 दफा इसको क्वेरी 1 को वहां पे एक्सेस किया जा रहा है। साइट 3 मिसाल के तौर पे
जो है वो आप किसी और शाहपुरा ब्रांच लगा लें, वहां पे स्टूडेंट्स क्वेरी 1 को 10 दफा जो है वो एक्सेस किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। ऐसे क्वेरी 2 है, उसको भी एग्जीक्यूशन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको बताया जा रहा है, क्वेरीज की फ्रीक्वेंसी है, और जबकि ये आपके पास एट्रीब्यूट का यूजेज मैट्रिक्स है। अब इन दोनों को मिला के हम लोग निकाल लेंगे एट्रीब्यूट एफिनिटी। अब वो कैसे निकालनी है मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। सबसे पहले तो आप लोगों ने एट्रीब्यूट देखना है कि किस किस की आप लोगों ने एट्रीब्यूट एफिनिटी निकालनी है। हम लोग अभी निकालने लगे हैं एफिनिटी ऑफ A3 एंड A4। A3 और A4 की एफिनिटी निकालनी है, तो अच्छा जी वो कैसे निकलेगी ये देखें आपके सामने। सॉरी, इसको मैं वापस जाता हूँ यहाँ पे। एक किसकी निकालनी है जी, A3 और A4 की। अच्छा, A3 और 4, सबसे पहले वो क्वेरी ढूंढें जहां पे ये दोनों की वैल्यू हमारे पास 1 है, A3 और A4 की, इन जहां पे दोनों यूज हो रहे हैं, और वो है क्वेरी 4। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 4, यानी कि क्वेरी हमारे पास कौन सी है, 4 वाली है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है क्वेरी की, यानी k की वैल्यू हम लोग वो 4 रखेंगे। ठीक है, k इज इक्वल टू 4, क्योंकि क्यू के है ना, तो क्वेरी नंबर 4, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा और यहाँ पे भी हमारे पास 4 आ जाएगा, और साइड से हमारे पास 1 से लेके 3 तक है। अब करना कैसे है, करना ऐसे है, आप लोगों ने वापस जाना है उस मैट्रिक्स के अंदर। ये हमारे पास क्वेरी है, ठीक है जी, जिसके अंदर ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल हो रहा है, उसके मुतलका क्वेरी में चले जाएं आप फ्रीक्वेंसी मैट्रिक्स के अंदर, ये देखें यहाँ पे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब करना ये है, क्योंकि हमें पता है कि तमाम के तमाम एट्रीब्यूट्स जो हैं यहाँ पे वो एक दफा एक्सेस हो रहे हैं, रेफरेंस की बात हो रही है। ठीक है जी रेफरेंस हमारा इन तमाम क्वेरीज के अंदर 1 है, ये आपको पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही दफा हम लोग एक्सेस कर रहे हैं उसको, एक एट्रीब्यूट को एक दफा ही एक क्वेरी के अंदर एक्सेस किया जा रहा है, 2 दफा नहीं किया जा रहा। तो इसलिए यहाँ पे आपने, यानी फार्मूला ये कहता है कि हर वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करना है रेफरेंस के साथ। ठीक है, ये एक्सेस है, एक्सेस को मल्टीप्लाई करना है रेफरेंस के साथ, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 1। अभी जितनी भी एग्जांपल करेंगे वहां पे रेफरेंस 1 नहीं होगा। इसके बाद प्लस करेंगे आप लोग समेशन 0 मल्टीप्लाई बाय, ये 0 क्या है, एक्सेस है, और रेफरेंस 1 है, प्लस अगेन 0 एक्सेस ये वाली, मल्टीप्लाई बाय 1। तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 3 1 3 आ जाएगा, 3 प्लस 0 आ जाएगा और प्लस 0 आ जाएगा, विच विल रिजल्ट इन 3। ये रिजल्ट इसका 3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये देखें तो हमारे पास ये रिजल्ट इसका 3 ही आया है। किसकी एफिनिटी फाइंड किया, A3 और A4 की। ऐसी एफिनिटी अगर A1 और A2 की अगर आप फाइंड करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखें किसकी फाइंड करनी है जी, A1 और A2 की। तो A1 और A2 कोई भी ऐसी आपके पास क्वेरी नहीं है जहां पे आपको ये दोनों इकट्ठे इस्तेमाल होते नजर आए, ये देखें जरा, कोई भी ऐसी क्वेरी नहीं, A1 और A2, इसलिए इसकी एफिनिटी 0 होगी। ठीक है, ये देखें यहाँ पे इसकी एफिनिटी 0 निकलेगी। और उसके बाद अगर आप लोगों ने एक एट्रीब्यूट की उसी के साथ एफिनिटी फाइंड करनी है तो फार्मूला अगेन सेम है। वैसे इसकी एप्लीकेशन नहीं है इतनी, लेकिन आप फिर भी इसको, क्योंकि आपने मैट्रिक्स तो कंप्लीट करना है अपना, तो करना कैसे, आपने वही सेम काम आपको पता है, आपने जाना है उसी उसके अंदर और देखना है कि आपने मिसाल के तौर पे A2 को देखना है, और वो कहाँ कहाँ पे 1 है, वो यहाँ यहाँ पे 1 है Q2 और Q3 के लिए। अब इसके लिए आप लोगों ने इस Q2 के अंदर चले जाना है, और Q2 के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, एक्सेस क्या है 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, बाकी 0 हो जाएंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 और 0 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मतलब है इसका आंसर Q2 के लिए आ जाएगा 5। इसके बाद देखें Q3 में भी तो ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग फिर वही काम करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 25 मल्टीप्लाई बाय 1, 25 मल्टीप्लाई बाय 1, ये तीनों फिर प्लस होंगे, तो ये आंसर आ जाएगा 75, और 75 और 5 ऊपर भी तो है, ये इसका 75 आएगा नीचे वाले का, तो 75 प्लस 5 ये 80 आंसर आएगा इसका। और ये देखें यहाँ पे 80 ही रिजल्ट आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक एट्रीब्यूट की उसके साथ भी एफिनिटी फाइंड की जा सकती है टू कंप्लीट द मैट्रिक्स। अब वो मैट्रिक्स कैसे है, ये देखें, एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स आपने बनाना होता है इसकी मदद से, और वो ऐसे ही बनता है, A1 की A1 से एफिनिटी फाइंड करें, फिर A1 की A2 से करें, ये देखें 0 आई है, फिर A1 की आप A3 से करें। ठीक है स्टूडेंट, वैसे ही है बिल्कुल, अगर आप A1 की A1 से करना चाह रहे हैं तो आप देखें A1 के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे A1 की एक यहाँ पे यूज हो रहा है, तो सिर्फ इसी की वैल्यू, और इसकी वैल्यू Q1 के मुतलका क्वेरी में चलेगी, और Q1 के अंदर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे एक्सेस जो है वो आप लोगों ने अपनी देखनी है, 15 को मल्टीप्लाई किया, फिर आप लोगों ने 20 को मल्टीप्लाई किया, फिर आप लोगों ने 10 को मल्टीप्लाई किया,
तो आप लोगों ने उसकी क्वेरी को जो है वो फाइंड कर लेना है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो आगे चलते हैं जी। हमारे पास मज़ीद इसके जो है एट्रीब्यूट A1 की A2 से, A1 की A3 से, A1 की A4 से, इस तरीके से आप लोगों ने सबकी एफिनिटी जो है वो फाइंड करनी है। और जब आप लोग इसके एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स निकालेंगे तो ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स से मुराद ये है कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लें तो आंसर सेम आएगा। मसलन ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ये है एट्रीब्यूट ये, और ये देखें ज़रा, तो ये आपको सेम नज़र आ रहा है। ठीक है जी स्टूडेंट्स। और ऐसे ही यानी ये बिल्कुल सेम है, ये वाली रो और ये वाला कॉलम सेम है, ऐसे ही आपको दूसरी रो और दूसरा कॉलम सेम नजर आएगा। ऐसे तीसरी रो और तीसरा कॉलम सेम नजर आएगा, चौथी रो और चौथा कॉलम सेम नजर आएगा। मैं आपको बार बार कहूँगा, प्लीज डू ए प्रैक्टिस, एक एग्जाम्पल करिएगा लाजमी प्रैक्टिस के तौर पे। एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स आप इस तरीके से निकालते हैं, और एट्रीब्यूट एफिनिटी मैट्रिक्स बेसिकली आपको ये बताता है किस तरीके से एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट के साथ जो है वो एसोसिएटेड है, लिंक्ड है। इसको मजीद आगे हम लोग देखेंगे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के अंदर, और वो हमारा होगा लेक्चर नंबर 18 तो इंशाल्लाह। तो उसके अंदर हम लोग उसको मजीद डिस्कस करेंगे। तो उस लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, सलामत रहें।